मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैसमा, जिला कोरबा से कक्षा 12वीं के लेखाशास्त्र विषय से अपना अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा अध्याय है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, इसके आधारभूत सिद्धांत। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा साझेदारी। जब कोई दो व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को करने के लिए आपस में सहमत होते हैं और अनुबंध करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। कल हमने इसके अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं आदि के बारे में अध्ययन किया है। तो आज हम इन साझेदारी संलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे कि साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्त क्या होती है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक अर्थात वह वयस्क हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति साझेदार बन सकता है। दूसरा पॉइंट है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से बीमार या पागल ऐसा नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही साझेदार बनने की योग्यता रखता है। तीसरा बिंदु है वह व्यक्ति जिसे राज नियम के अंतर्गत अनुबंध या ठहराव करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। बच्चों, साझेदारी को हम इन दो प्रकारों से समझते हैं। एक है असीमित दायित्व वाली साझेदारी और दूसरी होती है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। असीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि किसी कारणवश फर्म की संपत्तियां दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होती हैं, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग करके फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जाता है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। यदि किसी कारणवश फर्म की संपत्तियां दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाती या करने में असमर्थ होती हैं, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख के बारे में। साझेदारी संलेख से हमारा आशय है कि साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों का एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। मतलब जब हम साझेदारी करते हैं तो आपस में साझेदारों के बीच एक ठहराव होता है जिसका एक लिखित रूप में प्रमाण होता है, जिसमें उस संचालन संबंधी सभी नियमों के बारे में लिखा होता है। इसे ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें साझेदारी संलेख में शामिल करना पड़ता है। तो पहला बिंदु है फर्म का नाम एवं पता। प्रत्येक फर्म को अपना नाम रखने के लिए वह स्वतंत्र होता है, किंतु वह किसी अन्य पंजीकृत फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फर्म का नाम पंजीयन कराने पर फर्म का पता भी पंजीकृत होता है। दूसरा बिंदु है व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, कि व्यापार स्थानीय होना चाहिए, प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होगा। हमारा तीसरा बिंदु है साझेदारों के नाम एवं पते। फर्म के सभी साझेदारों के नाम एवं पते साझेदारी संलेख में लिखे जाने चाहिए। हमारा चौथा बिंदु है साझेदारों की पूंजी। प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा और फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। पांचवा बिंदु है साझेदारी की अवधि। साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म अपना कार्य किस तिथि से शुरू करेगी और उसकी अवधि क्या होगी। हमारा छठवां पॉइंट है नए साझेदारों का प्रवेश। नए साझेदारों को प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और यदि दिया जाएगा तो किन किन शर्तों के अधीन, अर्थात कितनी पूंजी लगाएगा, वह कौन कौन से कार्य करेगा, उसको लाभ का कितना अंश दिया जाएगा, इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। तो हमारा अगला बिंदु है फर्म का व्यवसाय। फर्म किस प्रकार का तथा किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगी, अर्थात वो थोक व्यापार करेगी या फुटकर व्यापार, आदि सभी बातों का निर्णय साझेदारी संलेख में उल्लेखित होता है। अगला बिंदु है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया गया तो किस दर पर, इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। अगला बिंदु है आहरण एवं उस पर ब्याज। फर्म में से साझेदार रुपए निकाल सकता है या नहीं,
और यदि वो निकाल सकता है तो कितना और कब। रुपया निकालने की स्थिति में ब्याज की दर क्या होगी। इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। तो हमारा अगला बिंदु है लाभ हानि का विभाजन। फर्म के साझेदार के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में या किसी अन्य अनुपात में। इन सब बातों का निर्धारण भी साझेदारी संलेख में किया गया होता है। अगला है वेतन एवं कमीशन। किसी साझेदार को कितना वेतन या कमीशन दिया जाएगा। साधारणतः जो व्यापार में सक्रिय साझेदार होते हैं उनको वेतन या कमीशन दिया जाता है। हमारा अगला बिंदु है ख्याति का मूल्यांकन। फर्म में किसी व्यक्ति को शामिल करने या उसकी मृत्यु होने की दशा में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा एवं जाने वाले साझेदार का हिसाब किस तरह चुकता किया जाएगा। इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना आवश्यक है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अंतिम टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। जब साझेदारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई लिखित संलेख नहीं होता तो ऐसी दशा में किस प्रकार व्यवसाय का संचालन होगा या कौन से नियम व्यवसाय में लागू होंगे। पहला है व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। साझेदारी व्यवसाय में यदि साझेदारी संलेख नहीं है, कोई लिखित संलेख नहीं है, तो ऐसी दशा में सभी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं। अगला बिंदु है मत प्रकट करने का अधिकार। व्यवसाय में किसी बात में मतभेद होने पर बहुमत से निपटारा किया जाएगा तथा प्रत्येक साझेदार को अपना मत प्रकट करने का अधिकार होगा, किंतु व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन करना हो तो सभी साझेदारों की अनुमति से ही किया जाएगा। तीसरा है हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण। हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण करना तथा उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार सभी साझेदारों को होगा। बिना पारिश्रमिक के कार्य। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को व्यवसाय में बिना पारिश्रमिक लिए कार्य करना होगा, अतः उसे साझेदारी व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का या किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक पाने का अधिकारी वह नहीं होगा। लाभ हानि का विभाजन। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा, अर्थात सभी साझेदारों को लाभ या हानि में बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। छठा है पूंजी पर ब्याज। कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। यदि कोई साझेदार अपने भाग से अधिक राशि फर्म को देता है तो वह उस अतिरिक्त रकम पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होता है। अंत में है ऋण पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार द्वारा व्यवसाय को ऋण देने पर उसे 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करने का वह अधिकारी होगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक।